स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल लेवल पार करने वाली शक्ति। वन वर्ड स्लैश। मौत का कमल चुपचाप महिला के पैर के नीचे खिल गया। आशारुया कांप उठी। इससे पहले कि एक तलवार की चमक जमीन पर आगे बढ़ी, नंदिनी की कमजोरी को निशाना बनाते हुए यह लाइटनिंग की तरह तेज थी और इससे बचाव करना मुश्किल था। नंदिनी के शरीर पर एक तार जितना पतला घाव दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि उस घाव से खून नहीं निकल रहा था, इसके बजाय उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। करीब से देखने पर पता चलता है कि यह नंदिनी नहीं बल्कि आइस के दर्पण पर एक छवि थी। कट ने बर्फ को आधा काट दिया था और नंदिनी दूसरी तरफ खड़ी थी। नंदिनी आशारुया को धोखा देना चाहती थी ताकि वो अपने प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए जमीन के नीचे दबी बर्फ की जंजीरों को एक्टिवेट कर सके। दुर्भाग्य से आशारुया बेहद तेज थी। जब बर्फ की जंजीरें जमीन से ऊपर उठी तो आशारुया पहले से ही दूसरी तरफ थी। बर्फ की जंजीरों ने उसके कपड़ों के कोने को भी नहीं छुआ। फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ के पास अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसने आशारुया पर अटैक किया और अपने पंजे जोर से हिलाए, जिससे जमीन से बर्फ के स्पाइक्स उभर आए। भले ही उसने उस पर अपना अटैक नहीं किया, लेकिन बर्फ के स्पाइक्स 200 मीटर के क्षेत्र में उभरना जारी रहे। आशारुया के पास बर्फ के स्पाइक्स को चकमा देने के लिए ब्लिंक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डार्क मून स्लैश। आशारुया दूर खड़ी थी, मानो काली मूर्ति हो। जैसे ही काली ऊर्जा एकत्रित हुई, उसने तलवार आगे फेंकी और कई गहरे वार किए। छायादार अर्धचंद्राकार तेज और बर्फीले थे, क्योंकि वे तेजी से फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ और नंदिनी के पास आ रहे थे। फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ ने चतुराई से नंदिनी के सामने खड़े होकर अपने शरीर पर अटैकों का विरोध कर दिया, ताकि नंदिनी को खुद से बचाने की जहमत न उठानी पड़े। फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ ऊर्जा तरंगों से उड़कर नीचे गिर गया, जिससे उस पर कुछ घाव हो गए। वार समाप्त होने के 1 सेकंड बाद हमले की सीमा के पास के पेड़ एक साथ जमीन पर गिर गए, जिससे एक विशाल क्षेत्र खुल गया। टेलीकिनेसिस। आशारुया ने जारी हमला रखा। उसकी नजर गिरे हुए पेड़ों पर टिकी थी और वह अपनी इच्छा शक्ति से उनके मोटे तने को पकड़ रही थी। आशारुया के सामने यह ट्रंक की तरह मंडरा रहे थे। एक नरम कराह के साथ ट्रंक तुरंत नंदिनी और फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ पर चौंकाने वाली गति से उड़ गए। विंड कट। नंदिनी ने एक विंड फॉर्मेशन बनाई जो उसके सामने टुकड़े टुकड़े होगी। हवा के झोंके से तने टुकड़े टुकड़े हो गए और हवा में सफेद रेत की तरह बिखर गए। स्पेस रोम्बॉइड। आशारुया ने तलवार से जमीन पर जोर से वार किया। वह चांदी की तरह चमकने लगी। अदृश्य तलवारें आसमान से तेजी से गिरने लगी। नंगी आंखों से तलवारों को देखना असंभव था। वे केवल तलवारों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा तरंगों से ही पता लगा सकते थे कि तलवारें कहां गिर रही हैं। नंदिनी ने तलवारों की बारिश को तेजी से चकमा दिया। तलवारें जमीन में कुछ मीटर गहराई तक धंसने के कारण उसके पैरों से कुछ इंच की दूरी पर गहरे गड्ढे दिखाई देते रहे। सतह पर और भी छेद दिखाई दिए। नंदिनी के नजदीक का इलाका इन तलवारों के कारण बने छेदों से भरा हुआ था। फिर भी तलवारों को गिरते हुए देखना असंभव था, क्योंकि उन्हें स्पेस एलिमेंट के साथ बुलाया गया था। फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ पर स्पेस स्वॉर्ड्स ने अटैक नहीं किया। वह अविश्वसनीय गति से बर्फ पर दौड़ा। हवा में बर्फ का एक पुल फैला हुआ था। फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ पुल के पार तेजी से भागा। उसने अपना सिर उठाया और जोर से चीख मारी। बर्फ के शंखों ने बर्फ के भालों की तरह अंगूठी बनाई। शुरू में बर्फ के भाले केवल उस जगह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर दिखाई दिए जहां आशारुया खड़ी थी। हालांकि ब्लेड जमीन से बाहर निकलते रहे और जल्द ही बर्फ से ढके क्षेत्र को भर दिया। भाले तेजी से बढ़े और दूर तक फैल गए। अगर भालों की अंगूठी के अंदर राक्षस प्राणी होते तो उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जाता। आशारुया ने अंततः लड़ाई में थोड़ी बढ़त हासिल कर ली थी, फिर भी फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ ने इसे बर्बाद कर दिया। यह महसूस करते हुए कि वह बर्फ के भालों से घिर गई है, आशारुया ने तीखे भालों के घेरे से बचने के लिए एक बार फिर ब्लिंक का उपयोग किया। आशारुया दूसरी ओर प्रकट हुई और वह फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ को घूर रही थी, जो तेज बर्फ पर तेजी से दौड़ रहा था। उसके लिए एक समन बीस्ट पर अपनी नफरत को निर्देशित करना बेकार था। हालांकि यह स्पष्ट था, आशारुया फ्लाइंग क्रेग स्नो वुल्फ के साथ गधे की तरह व्यवहार कर रही थी। छोटी लोमड़ी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? जंगल से एक कष्टप्रद आवाज आई।
आशा रुया ने तुरंत आवाज की तरफ देखा और आदर्श को देखा। उसका ऊपरी शरीर नंगा था, वह वहां खड़ा था। उसका चेहरा किसी अफ्रीकी की तरह काला पड़ गया था, फिर भी वह एक ऐसी मुस्कान पहने हुए था जो आशा रुया को उसके चेहरे पर लात मारने के लिए उकसा रही थी। तुम मर क्यों नहीं सकते? जैसे ही आशा रुया ने आदर्श को देखा, वह गुस्से से बोली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्थिति आशा रुया के प्रतिकूल थी। नंदिनी एक मजबूत प्रतिद्वंदी थी। इतने लंबे समय के बाद भी आशा रुया उसे हराने में असमर्थ थी। आदर्श का फ्लाइंग क्रिक स्नो वोल्फ भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और भेड़िया दानव नंदिनी के आइस डोमेन में पंखों वाले बाघ की तरह था। जानवर एक औसत कमांडर लेवल के प्राणी जितना मजबूत था। और अब आदर्श भी आ गया था। आशा रुया को खुद को बुरा महसूस होने लगा। मुझे मानना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। नंदिनी, तुम जब चाहो उससे लड़ सकती हो, मैं उसका स्पेस एलिमेंट को संभाल लूंगा। आदर्श काफी दूर खड़ा था। उसे लड़ाई में शामिल होने की कोई जल्दी नहीं थी। अब उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वो केवल अपनी इच्छा शक्ति से आशा रुया को परेशान कर सकता था। आशा रुया को अपने उत्कृष्ट स्पेस एलिमेंट के कारण लड़ाई में फायदा मिला। नंदिनी निश्चित रूप से फ्लाइंग क्रिक स्नोवोल्फ की मदद के बिना उसके स्पेस एलिमेंट और डार्क कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति के संयोजन के खिलाफ संघर्ष करती। हालांकि अमर कॉकरोच आदर्श आ चुका था। वह घावों और चोटों से भरा हुआ था और निश्चित रूप से आशा रुया का सीधे सामना नहीं कर सकता था। हालांकि इसने उसे किनारे पर खड़े होने और उसके स्पेस एलिमेंट के साथ आशा रुया को परेशान करने से नहीं रोका। उसके अपने स्पेस एलिमेंट को दूर रखा। अगर आदर्श की मानसिक शक्ति को हाल ही में अपग्रेड नहीं मिला होता तो यह केवल आशा रुया की खुजली को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत होता। हालांकि स्टोन ऑफ विल के साथ उसकी मानसिक शक्ति 4th लेवल पर पहुंच गई थी, जिससे उन्हें आशा रुया के स्पेस एलिमेंट को चुनौती देने की अनुमति मिल गई। मैं तुम्हें पहले मार डालूंगी, कुत्ते सारे। आशा रुया ने तेजी से ब्लिंक का इस्तेमाल किया। आदर्श के प्रति उसकी नफरत चरम पर थी। महिला को इतनी उग्रता से अपनी ओर आते देख आदर्श चिल्लाया, भेड़िए, अपने मालिक की रक्षा करो। आदर्श काफी दूर खड़ा था, इसलिए वो तुरंत अपने 5th लेवल के शैडो के साथ जंगल में घुस गया। आशा रुया ने जल्द ही उसका पता खो दिया। जब आशा रुया ने अंततः देखा कि आदर्श कहाँ जा रहा था तो फ्लाइंग क्रिक स्नोवोल्फ पहले से ही उस पर झपट रहा था। उसके पीछे नंदिनी की बर्फ की जंजीरें थी जो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही थी। टेलीकिनेसिस। आशा रुया ने अपने चारों ओर की बर्फ की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया। टेलीकिनेसिस। उसी समय जंगल में कहीं चांदी की आंखों की एक जोड़ी चमक उठी। दोनों ताकतें हवा में टकरा गई और आशा रुया की इच्छा को खत्म कर दिया। आशा रुया ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें आग उगलने वाली हो। हे भगवान, आदर्श, वो बेवकूफ, बेशरम कमीना, वह खुद को क्यों नहीं दिखा सकता और जंगल में छिपने के बजाय एक आदमी की तरह मुझसे क्यों नहीं लड़ता है? डार्क मून स्लैश। आशा रुया पूरी तरह से अपना संयम खो बैठी। उसने अपने तलवार उठाई और जंगल पर वार किया। पेड़ जमीन पर गिर गए मानो सैकड़ों लकड़हारे अभी अभी अपना काम खत्म करके आए हो। हालांकि काली छाया बाकी पेड़ों की तरह आधी कटी हुई नहीं थी। यह अभी भी दूरी में छिपी हुई थी और भले ही यह कोई आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन आशा रुया को उसकी कष्टप्रद हंसी की कल्पना उसके दिमाग में गूंज रही थी। आदर्श, यहाँ आओ। अगर मैं एक बार तुम पर अपना स्लैश लगा दूं तो मैं हार मान लूंगी। आशा रुया अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहती थी। यदि आपके शब्द विश्वसनीय है तो इस दुनिया में सभी लोग विश्वसनीय होंगे। आदर्श की आवाज जंगल से गूंज उठी। मैं इस शक्ति का उपयोग टूर्नामेंट में नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। आशा रुया की आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई। आशा रुया ने अपनी तलवार तेजी से घुमाई और अपने चारों ओर सुरक्षा की एक परत बना ली। उसके गले से काला हार निकला और उसे हाथ में कसकर उसने पकड़ लिया। बादलों से एक काली रोशनी उतरी और सीधे उसके ऊपर आ गिरी। जमीन से किसी काले गैसीय पदार्थ के रूप में काली ऊर्जा उभर रही थी। काली ऊर्जा ने तेजी से आशा रुया के चारों ओर के स्थान को भर दिया और एक विशाल काले बवंडर में बदल गई, जिसने आइस मैजिक को दूर भगा दिया। दर्शकों में से सलाहकारों ने काली ऊर्जा की प्रबल ऑरा को देखकर भुहें सिकोड़ ली। वे हवा में एक खतरनाक सनसनी महसूस कर सकते थे। हालांकि ऊर्जा सतह पर काफी शांत लग रही थी, लेकिन यह बेहद खतरनाक थी।
क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? वेनिस के गवर्नर का चेहरा सख्त था। ग्रीस का प्रतिनिधित्व करने वाले नाइट्स हॉल के हॉल मास्टर हेलन एक पल के लिए चुप हो गए जब उन्होंने देखा कि हर कोई उनकी ओर देख रहा है। फिर भी उन्होंने कहा, वह सिर्फ अपने मैजिक इक्विपमेंट की शक्ति का उपयोग कर रही है। यह नियमों के खिलाफ कैसे है? आशा रुया जिस शक्ति का उपयोग कर रही है वह स्पष्ट रूप से टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन कर रही है। मिस्र के बारे में क्या ख्याल है? क्या उनके मैजिक पर भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? अगर आप मिस्र को सजा नहीं देने जा रहे हैं तो आपको हमारे बारे में भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हेलन ने तुरंत आशा रुया के कार्यों को उचित ठहराया। चूंकि यह एक टूर्नामेंट है इसलिए निश्चित रूप से कुछ खामियां हैं जिन्हें हम चूक सकते हैं। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि हर देश टूर्नामेंट में निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा। हम वास्तव में मिस्र की टीम का न्याय नहीं कर सकते हैं और हम आशा रुया का भी न्याय नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या यह वास्तव में दुनिया को प्रभावित करेगा? एक संत के रूप में क्या आशा रुया के लिए अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना वास्तव में उचित है? डार्क एनर्जी ने स्पष्ट रूप से टूर्नामेंट के लेवल को पार कर लिया था। टूर्नामेंट को देखने वाला कोई भी सुपर मैजिशियन इसे आसानी से बता सकता था। मुख्य जज ने तुरंत सहायक जजों को एक अवरोध स्थापित करने का आदेश दिया, अन्यथा डार्क एनर्जी आसानी से दर्शकों को घायल कर सकती थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड। बर्फ के विरुद्ध अंधकार। बस मैच छोड़ दो। मुझे कहना होगा कि मैं अभी भी अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती। आशा रुया ने नंदिनी को घूरते हुए कहा। वो एक ही समय में नंदिनी और आदर्श से बात कर रही थी। आदर्श के खिलाफ उसकी नाराजगी के बावजूद वे अभी भी एक टूर्नामेंट के बीच में थे। वह अपने विरोधियों को असाध्य क्षति नहीं पहुंचाना चाहती थी क्योंकि शैडो एलिमेंट केओस एलिमेंट से ज्यादा कोमल नहीं था। आदर्श अपनी शैडो से बाहर आया। वह आशा रुया की चारों ओर फैली काली ऊर्जा से हैरान था। जैसा कि उसने सोचा था, उस महिला की पृष्ठभूमि असाधारण थी और निश्चित रूप से उसके पास किसी प्रकार का भयानक ट्रम्प कार्ड था। यदि डार्क एनर्जी उसमें डाली जाती तो वह एक डार्क स्वॉर्ड मास्टर जितनी शक्तिशाली हो जाती। उसकी ताकत लगभग शासक लेवल के प्राणी के बराबर होंगी। भले ही यह केवल 1 मिनट तक ही टिक सके, लेकिन यह उन्हें खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। नंदिनी, भूल जाओ इसे। आदर्श ने नंदिनी की ओर देखा और एक आह भरी। यदि आयोजक प्रतिभागियों को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दे दे तो टूर्नामेंट की रैंकिंग पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगी। आदर्श ने पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। वो अपना ट्रम्प कार्ड सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि आशा रुया डार्क एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही थी। डीमन एलिमेंट का इस्तेमाल किसी टूर्नामेंट में नहीं किया जाना था, इसलिए इसका इस्तेमाल शैतान नगरी के खिलाफ किया जाना था। आदर्श इस बारे में बेहद स्पष्ट था। जहां तक रैंकिंग की बात है तो चीनी टीम को टूर्नामेंट में 2nd या 3rd लेवल पर आना चाहिए था। यह उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। आशा रुया का ऑरा थोड़ा कमजोर हो गया। वह बता सकती थी कि आदर्श ने हार मानने का फैसला कर लिया है और उसे भड़काना व्यर्थ है। उसने नंदिनी की तरफ देखा। किसी तरह उसे लगा कि नंदिनी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। नंदिनी को खुद को साबित करने के लिए टूर्नामेंट की सख्त जरूरत थी ताकि वह उस बोझ को उतार सके जिसे वह उठाने के लिए मजबूर थी। आदर्श, तुम्हें पहले निकल जाना चाहिए। नंदिनी ने आदर्श को सुझाव दिया और आदर्श के सुझाव को अनसुना कर दिया। वह दृढ़ लग रही थी। आदर्श ने इसके खिलाफ सलाह देते हुए कहा, ऐसा मत करो, यह अर्थहीन है, लेकिन यह मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नंदिनी का मैच छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। यदि आशा रुया को अपने मैजिक इक्विपमेंटों के साथ अंधेरी ऊर्जा को इकट्ठा करने की अनुमति दी गई थी तो जो स्पष्ट रूप से टूर्नामेंट के लेवल से परे थी, तो उसे अपने आइस क्रिस्टल धनुष का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती थी? क्षेत्र में बर्फ का मैजिक खत्म हो गया था क्योंकि अंधेरा पूरी तरह से उस पर हावी हो गया था। हालांकि जैसे ही नंदिनी ने अपना हाथ उठाया और अपनी आत्मा के अंदर गहरे बर्फ की क्रिस्टल धनुष को बुलाया, खत्म हो चुका बर्फ का मैजिक अचानक वापस आ गया और अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। निर्वाण बर्फ क्षेत्र एक बार फिर प्रकट हुआ और पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। बर्फ के क्रिस्टल धूल के कणों की तरह थे जो नंदिनी की हथेली पर इकट्ठा हो गए
और धीरे धीरे एक बर्फीले क्रिस्टलीय धनुष का आकार ले लिया। धनुष ने तेज हवाओं को बुलाया जो विशाल युद्ध के मैदान में एक महान तूफान में बदल गया। बर्फीली हवाओं की चीखें उन दर्शकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी जो मैजिशियन नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति द्वारा बनाया गया एक बड़ा तूफान उनके कुछ इंच की दूरी पर था। बर्फीले सफेद तूफान और आचारुया के काले बवंडर ने अपने अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि दो सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही हो। बाकी एलिमेंटों को अब क्षेत्र में कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। उतरना। आचारुया को अंधकार की शक्ति प्रदान की गई थी। उसके शरीर से कवच के टुकड़े जुड़े हुए थे जो अंधेरे प्रकाश से ढके हुए थे और एक बुरी ऑरा उत्सर्जित कर रहे थे। उसने डार्क स्वॉर्ड मास्टर की प्रभावशाली ऑरा का दावा किया था। उसने अपने हाथ में तलवार को हल्के से हिलाया। तलवार हजारों उड़ते पतंगों की तरह सभी दिशाओं में फैल रही थी। यह पूरी तरह से शानदार और खतरनाक था। दूसरी ओर नंदिनी का क्रिस्टल तीर धीरे धीरे आकार ले रहा था जो उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच मजबूती से टिका हुआ था। उसके चारों ओर सफेद बर्फ बेतहाशा नाच रही थी। उसके आकर्षक चेहरे पर एक अडिग दृढ़ संकल्प झलक रहा था। आदर्श को लड़ाई रोकने की तीव्र इच्छा थी। नंदिनी ने खजाने की खोज के दौरान पहले ही आइस क्रिस्टल धनुष का इस्तेमाल कर लिया था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि अटैक उसकी सहन शक्ति और ऊर्जा की अत्यधिक कीमत पर किया गया था। दूसरे शब्दों में वह आइस क्रिस्टल धनुष का उपयोग करने के अवसर के लिए अपने जीवन का सौदा कर रही थी। नंदिनी एक बार फिर उस शक्ति का उपयोग कर रही थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। भले ही इससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, फिर भी उसे हर रात लंबे समय तक ठंड से यातनाएं झेलनी पड़ती। यह वास्तव में इसके लायक नहीं था। हालांकि यह नंदिनी की पसंद थी जब तक कि आदर्श उस पर अटैक करके उसे बेहोश नहीं कर देता, इससे पहले कि अटैक शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देता। अगर उसने ऐसा किया तो नंदिनी निश्चित रूप से जीवन भर उससे नफरत करेगी। अंधेरा और ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। नंदिनी ने तीर को सीधे आचारुया पर निशाना बनाया। भयंकर तूफान अभी बस शुरू ही हुआ था। असली ताकत जो किसी भी चीज को जमा कर सकती थी या मार सकती थी तीर के अंदर समाहित थी। आचारुया को अपनी बराबरी की ताकत देखकर आश्चर्य हुआ। अब वह बेहद गंभीर दिख रही थी। यदि बात यहीं तक आ पहुंची तो विजेता कौन था, इसका निर्णय अंधकार और ठंड द्वारा ही किया जाना आवश्यक था। आचारुया ने तलवार उठाई। बर्फीली मौत जैसी चमक बिखेरी। उसने तलवार के अंदर काली ऊर्जा जमा कर ली और अपनी नजरें नंदिनी पर टिका दी। अंधकार का भंजक। जैसे ही तलवार आगे की ओर बढ़ी, आसमान तुरंत अंधेरा हो गया। फिर भी ऐसा लगा जैसे भोर की एक झलक उसके बीच से निकल रही हो। यह लंबा, तेज और तेज था और रोशनी बर्फीली ठंडी थी। यह भोर की तरह आशा नहीं लेकर आया, बल्कि अंधकार के युग की निराशा और आशाहीनता लेकर आया। हमले से बचना असंभव था। वार का कोई निशाना नहीं था, ना ही यह किसी निश्चित कोण या दिशा से आ रहा था। यह उस लक्ष्य पर वार करता जिस पर यह लॉक होता। यहां तक कि सुपर मैजिशियन भी यह जानकर चौंक गए कि वार कितना शक्तिशाली था। मौन का तीर। एक हल्की से धड़कन के साथ क्रिस्टलीय तीर छोड़ा गया। उसके बाद एक बड़ा तूफान आया जिसने आसमान और जमीन को हिलाकर रख दिया और आगे बढ़ा। ऐसा लगा जैसे सीमित जगह किसी भी क्षण ढह जाएगी। तूफान शक्तिशाली और विशाल था, फिर भी पूरी तरह से शांत था। तीर की गुजरते ही सब कुछ बर्फ में बदल गया, यहां तक कि काली ऊर्जा भी जम गई और धुंध की तरह हवा में बह रही थी। साइलेंस तीर। ए और डॉन ब्रेक की तलवार की चमक अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वे पलक झपकते ही आधे युद्ध क्षेत्र से गुजर गए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कोई आवाज नहीं की। वहां इतनी शांति थी मानो सब कुछ मर चुका हो और स्थिर हो। तलवार की रोशनी में तीर चकनाचूर हो गया। तलवार की रोशनी भी तीर की शक्ति से खत्म हो गई। युद्ध के मैदान पर छाया अंधेरा तुरंत छट गया, जबकि उस जगह पर जमी बर्फ तुरंत पिघल गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। जब भीड़ ने सोचा कि दो शक्तिशाली हमले एक दूसरे को बेअसर कर चुके हैं, तो युद्ध के मैदान के बीच में एक सफेद रोशनी टिमटिमा उठी। एक भयानक विस्फोट हुआ और सभी दिशाओं में तेज हवाएं चलने लगी। यह बताना असंभव था कि ऊर्जा कहां से आई थी। यह काली हवाओं और काली बर्फीली ब्लेड की तरह थी जो पेड़ों को टुकड़ों में काट रही थी। यहां तक कि
स्टंप भी नहीं बचे थे। बीच में नदी काली बर्फ में बदल गई और शांत हो गई। चट्टानें और पहाड़ पहचान से परे चबाए गए थे और युद्ध के मैदान की चारों ओर की चट्टानों पर खरोंच और निशान रह गए थे। सौभाग्य से अत्यधिक ऊर्जा आगे नहीं बढ़ी, अन्यथा चट्टानों पर मैच देख रहे लोग खतरे में पड़ सकते थे। युद्ध का मैदान एक कस्बे के एक जिले के आकार का था। अगर दोनों शक्तियां किसी शहर में टकराती तो शहर की हर फॉर्मेशन जिम्मेदार हो जाती। यह सोचना कि दो खूबसूरत महिलाओं द्वारा ऐसी विनाशकारी शक्तियां पैदा की गई बिल्कुल अविश्वसनीय था। वहां काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, मानो बर्फ और अंधेरे ने सब कुछ जमा दिया हो। नष्ट हो चुके युद्ध के मैदान पर आशा रुइया अभी भी अपने काले कवच में मजबूती से खड़ी थी। उसने चांदी का मुखौटा उतार दिया था, जिससे उसका कठोर चेहरा सामने आ गया था। यह उसके आमतौर पर दिखने वाले आकर्षक भाव जैसा बिल्कुल नहीं था। कुछ बर्फ के टुकड़े नंदिनी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जिससे उसका अनोखा बर्फीला आकर्षण निखर कर सामने आ रहा था। उसने आशा रुइया को देखा, जो पूरी तरह सुरक्षित थी। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला था। वो अभी भी बर्फ के क्रिस्टल वाला धनुष पकड़े हुई थी। अगर उसे मैच जीतने के लिए एक और तीर चलाना पड़ा तो उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। पार्थेन मंदिर की इस संत के पास एक ऐसी शक्ति भी थी जो उसके अभ्यास से परे थी। जैसा कि उसने सोचा था, वो इस दुनिया में एकमात्र विशेष व्यक्ति नहीं थी। आप जीत गए, आशा रुइया ने अचानक स्वीकार हार कर ली। नंदिनी हैरान रह गई। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसने गलत सुना है। आशा रुइया ने अपनी बात नहीं दोहराई। उसने अपनी तलवार रख दी और बाहर की ओर चल दी। उसके कदम हल्के थे और उसके ऊपर का ठंडा काला कवच धीरे धीरे काले धुएं के गुबार के रूप में गायब हो गया। उसने चांदी का मुखौटा भी जमीन पर फेंक दिया और वह जल्द ही पिघल गया। आशा रुइया युद्ध के मैदान के किनारे पहुंची और आदर्श के पास से गुजरी। उसने आखिरकार अपनी नजर उठाई और आदर्श की तरफ देखा, जो पूरी तरह से उलझन में था। आदर्श को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा था। यह स्पष्ट था कि दोनों बराबरी पर थे। अगर आशा रुइया ने आगे भी लड़ने का फैसला किया तो परिणाम अभी भी अप्रत्याशित था, जब तक कि आशा रुइया अपनी शक्ति का और अधिक उपयोग नहीं कर सकती थी, जिसका अर्थ है कि स्लैश पहले से ही उसकी सीमा पर था। सच तो यह था कि यह असंभव था कि नंदिनी दूसरी बार तीर चला सके। आदर्श ने देखा कि आशा रुइया उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी डार्क स्वॉर्ड मास्टर की प्रभावशाली ऑरा थी। कोई भी अन्य व्यक्ति अब तक घबरा सकता था, लेकिन आदर्श, जिसने पहले एक डार्क स्वॉर्ड मास्टर को मारा था, ऑरा से बिल्कुल भयभीत नहीं था। तुम्हारा एहसान, तुम मुझ पर अब से एहसानमंद हो। आशा रुइया की ठंडी अभिव्यक्ति अचानक एक शरारती मुस्कुराहट में बदल गई, जैसे कि जिस लड़की को उसने नाराज किया था वो अचानक अपना बदला लेने के लिए एक बुरी योजना के साथ आई थी, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। इससे आपका क्या मतलब है? आदर्श ने पूछा। अगर मैं अपनी तलवार नीचे नहीं रखती तो वह अभी भी अपना धनुष नीचे नहीं रखेंगी, लेकिन अगर वह अपना धनुष नीचे नहीं रखती तो वह अपनी जान गंवा देती। वह हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन तुम पर मेरा एक दायित्व है, समझे? आशा रुइया ने मुस्कुराते हुए अपने लोमड़ी जैसे स्वभाव को पुनः प्राप्त किया। आप भी अपनी सीमा पर है, आदर्श ने कहा। फिर मैं वापस जाऊंगी और लड़ाई जारी रखूंगी और देखूंगी कि आखिरी व्यक्ति कौन बचने वाला है। आशा रुइया ने दिखावा किया कि वह वापस जा रही है। उसने अभी तक आधिकारिक तौर पर मैच नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसे केवल लाइन पार करने के बाद ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आप जीत गए, मैं आपका एहसानमंद हूं, आदर्श ने असहाय होकर कहा। ऐसा लगता है कि आप उसकी बेहद परवाह करते हैं, आशा रुइया ने उत्सुकता से कहा। वह मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। आशा रुइया ने पहले कभी किसी को इतना सीधा और बेशर्म नहीं देखा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।